नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने पढ़ा कि टू टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नाम दिया जाए? बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला था और सुप्रीम कोर्ट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब हम समझते हैं स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट्स। तो बड़े बड़े स्कॉलर्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग राय हैं। तो चलिए समझते हैं डी बासु की राय। डी बासु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और वहीं पी के त्रिपाठी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इसके साथ ही केसी वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो ये कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल है लेकिन स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। पहले तो हम क्वाजी फेडरल का मतलब समझते हैं। क्वाजी फेडरल मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। तो अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का लार्ज पार्ट तो फेडरल होगा और स्मॉल पार्ट यूनिटरी होगा। तो फेडरल तो क्या होता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। यूनिटरी में ओनली सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्वाजी फेडरल तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर सब लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं। बी आर अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी तो बोल रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डी बासु भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, लेकिन पी के त्रिपाठी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं और के सी वेयर तो क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। लेकिन हमें एक बात नोट करने की ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। अब लेकिन समझे कैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। देखिए, पहले समझते हैं कि स्कॉलर्स के दिमाग में इतना सारा कन्फ्यूजन क्यों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानता है तो कोई यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक मॉडल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मानता है। यानी वो मानते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही होना चाहिए, तभी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा नहीं है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उनकी नज़र में सीधी सी ये बात है। लेकिन उनको ये बात कौन समझाए कि दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं होते। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ डिफरेंट नेचर। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो उसकी हिस्ट्री, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फ्रीडम स्ट्रगल, एस्पिरेशंस, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं हो सकता। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, इंडिया के ग्लोरियस कल्चर के ऊपर बेस्ड है, इंडिया की ग्लोरियस सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर, हमारे कस्टम्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, हमारी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगा क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री, फ्रीडम, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ डिफरेंट है और हमारा सब कुछ डिफरेंट है। सो अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन इज based on their experiences and our constitution is based on our experiences. So why should Indian constitution be like American constitution? So every constitution is unique constitution. अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बना देंगे तो हमारी सोसाइटी नहीं चल पाएगी क्योंकि हमारी नीड्स, हमारी सोसाइटी सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो उसको ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तभी कहलाएगा जब वो इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 5 कंडीशन हैं: डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सबसे पहले समझते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। उन दोनों की पावर क्लियरली डिवाइडेड होनी चाहिए। क्या इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है? क्या इंडिया में पार्लियामेंट अलग है और स्टेट लेजिस्लेचर अलग है? ऑफ कोर्स है। इंडिया के अंदर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। वैसे ही हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बीजेपी है, तमिलनाडु के अंदर स्टालिन गवर्नमेंट है। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है
और सेंटर में हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब क्या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइडेड हैं? बिल्कुल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्लियरली लिखी हुई हैं। अब दूसरी कंडीशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। उन्हें उनकी पावर्स क्लियरली डिवाइड करने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? ऑफ कोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी जो भी लॉज बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉज बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म नहीं करते हैं तो हम उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो इंडिया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू जॉइंट एक्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोस्ट पार्ट तो फ्लेक्सिबल है, यानी गवर्नमेंट उसे आसानी से बदल सकती है, लेकिन जो स्मॉल पार्ट है वो रिजिड है, उसे गवर्नमेंट आसानी से नहीं बदल सकती है। उसे बदलने के लिए यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के जॉइंट एक्ट का पास होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजंस रिजिड हैं जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंटर की। अब इसका कोई एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है जीएसटी बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी बिल को पास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, as it sought to amend the financial power of state and central government. Now the last condition is independent judiciary. ऐसा हो सकता है कि स्टेट और स्टेट के बीच में झगड़े हो जाएं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़े हो जाएं, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नीड है, जो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे विदाउट एनी बायसेस और जिसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग भी हो। तो इंडिया के अंदर ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इंडिया फिफ्थ कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अमेरिकन स्कॉलर्स, कोई दूसरी कंट्री के स्कॉलर्स या पूरी दुनिया कुछ भी समझ सकती है, लेकिन एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।